वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं फिर आपके सामने एक बार कुछ और एमसीक्यू लेके जो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के लिए हैं। सीएमए फाइनल आपकी वेबसाइट पे कुछ एमसीक्यू अपलोड करे हैं, टोटल 155, और मेरा आपसे वादा है कि एक एक एमसीक्यू मैं आपसे करवाऊंगा। और अभी तक मैंने टोटल 60 एमसीक्यू अपलोड कर दिए हैं। 20 एमसीक्यू की 3 क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एडवाइज है कि इसको तो देखें ही, साथ में 3 इसके पार्ट्स पहले और अपलोड हैं, उनको भी जरूर देखें। आपके पेपर में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो ये जो 16th पेपर है सीएमए फाइनल का, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस में आपके लिए करवाऊंगा आज। और तरीका वो ही रहेगा जो हमने पिछली क्लासेस में फॉलो किया था। वो तरीका ये था कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर पॉज कर देंगे, और मैं इसको काफी एनलार्ज कर देता हूं जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर फॉन्ट साइज बड़ा कर देना, क्योंकि पीडीएफ है तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं ओवरऑल फॉन्ट को बड़ा कर देता हूं। ये रहा, ये 61 है, शुरू करने हैं हमें 61 से शुरू करने हैं। तो आप पॉज कर दोगे, पहले सही आंसर होगा और जो सही आंसर होगा उसको आप अपना टिक कर लोगे, फिर देखोगे मैंने क्या आंसर आपके लिए बताया। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 245N से लेकर 245B। आपको पता है, जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं, मैंने एडवांस रूलिंग बहुत डिटेल में टीच किया था। जो पहला सेक्शन होता है जहां डेफिनेशंस दे रखी हैं एप्लीकेंट की, वो 245N से शुरू होता है, और लास्ट जो सेक्शन है इस चैप्टर का वो है 245V। अच्छे तरीके से सेक्शंस कर लेना। मैं कितनी बार और हर क्लास में आपको बोल रहा हूं, सेक्शंस ही आपका बेड़ा पार करवाएंगे, टीचर को इंप्रेस करेंगे, एग्जामिनर को इंप्रेस करेंगे, और आपको अच्छे नंबर देने पर टीचर को मजबूर करेंगे। इफ द अमाउंट, इस वीडियो में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो पेनल्टीज प्रोसिक्यूशंस के हैं और इंटरनेशनल टैक्सेशन के हैं। तो ये क्लास बहुत शानदार है आप लोगों के लिए, ज्यादा यूजफुल है। इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का एग्जाम में आता है। जो अभी तक का ब्रेकअप है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो इफ द अमाउंट ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द पेनल्टीज इम्पोज और इम्पोजेबल फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एक्सीड्स, देन नो ऑर्डर रिड्यूसिंग और वेविंग द पेनल्टी अंडर सेक्शन 273A सबसेक्शन 1 शैल बी मेड by principal commissioner or commissioner except with the previous approval of the principal chief commissioner or chief commissioner or principal director general or director general as the case may be। penalties prosecution की मैंने आपको वीडियो दे रखी है, आप उसमें जाके देखो, आंसर आपके लिए मिलेगा। जो पेनल्टीज होती है उसको रिड्यूस करने की पावर होती है, रिड्यूस कर सकता है उसके लिए कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके पास पावर होती है। लेकिन जो आपके लिए अमाउंट एक्सीड करता है इनकम का, वो अगर 5 लाख को एक्सीड करता है, तो जो इनकम का अमाउंट है अगर वो 5 लाख का अमाउंट एक्सीड करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो पेनल्टी होगी उसको रिड्यूस अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को करना है तो उन्हें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने बॉस से। और किससे लेना पड़ेगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से या चीफ कमिश्नर से। तो कमिश्नर 5 लाख से ज्यादा की इनकम के रेस्पेक्ट में जो पेनल्टी होगी उसको डायरेक्टली वेव या रिड्यूस नहीं कर सकता है, उसको पहले अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। 5 लाख तक की इनकम के रेस्पेक्ट में जो पेनल्टी है वो विदाउट एनी अप्रूवल उसको वेव या रिड्यूस कर सकता है। बट 5 लाख से ज्यादा का अगर इनकम का अमाउंट था और उसके रेस्पेक्ट में पेनल्टी है, तो कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी सही आंसर है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस, इसलिए इसको ढंग से कर लेना। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम पेनल्टी टू टैक्स पेयर्स इन जेन्युइन केसेस। सच पावर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 273A एंड सेक्शन 273AA। 273A तो अभी हमने ऊपर देखा, उसमें तो पावर है ही। सेटलमेंट कमीशन में आप जाते हो तब भी पावर होती है कमिश्नर के पास कि वो आपकी पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है, वेव कर सकता है, और वो पावर दे रखी है 273AA के अंदर, इसलिए सही आंसर हो गया बी। एच पर सेक्शन लिखना है। When any specified domestic transaction is carried out between associated enterprises, specified domestic transaction, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 92BA में दे रखी है। तो अगर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है इज कैरिड आउट बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, द सेड ट्रांजैक्शन शुड बी कैरिड आउट एट
आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कहता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के केस में भी ALP के प्रोविजंस को लगाया जाएगा, और ये बात 92 में लिखी हुई है। 92 BA में ये नहीं लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर भी ALP लगेगी। 92 BA इज द डेफिनेशन सेक्शंस ऑफ द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। 92 में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होता है तो उस ट्रांजैक्शंस पे हम ALP लगाएंगे और इंडिया वाली इनकम को इंक्रीज किया जाएगा। इसलिए सही आंसर आना चाहिए 92। देखते हैं कि 92 दे रखा है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। जो बाकी तीन आंसर हैं 90, 91, 98, ये तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है उसके सेक्शंस हैं। तो अगर आप सेक्शंस वाइज भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग का तो सेक्शन ही 92 होता है। The provisions of section 92 will apply only if the aggregate value of specified domestic transactions entered into by taxpayer during the year exceeds a sum of rupees। 92 BA में साफ साफ लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को हम तभी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कहेंगे जब एग्रीगेट जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उनकी वैल्यू 20 करोड़ को एक्सीड करती है। तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस अगर 20 करोड़ से ज्यादा के होते हैं तो उनको कहा जाता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, और 92 के सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, ALP एप्लीकेबल हो जाता है। तो देखते हैं कि 20 करोड़ का हमें ऑप्शन दे रखा है। यस, डी इज द राइट आंसर। ये आप तो कर पा रहे होगे। मैं इतना जानता हूं कि जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं इसमें से 99% क्वेश्चंस आप अपने आप कर पाएंगे, और उन्हें पूरी वीडियोज को देखा हुआ है। मेरी बुक को बहुत सीरियसली उन्होंने स्टडी किया हुआ है। 66 सेक्शन, कितने क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड है। देखो वो डायरेक्टली सेक्शन पूछ रहे हैं। तो अगर MCQ आ गया तो सेक्शन तो आपको याद होने चाहिए अभी तक, ये तो आपको समझ में आने लगा होगा। डील्स विद द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। जो आर्म्स लेंथ प्राइस के मेथड होते हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, ये सारे के सारे मेथड 92C में दे रखे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आंसर सही होगा 92C। देखते हैं क्या 92C दे रखा है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। 92 के अंदर ALP कब एप्लीकेबल होगी ये बताया गया है। फिर 92A में डेफिनेशन है, 92B में डेफिनेशन है, 92BA में डेफिनेशन है। फिर 92C से शुरू हो जाता है कि आपके जो ALP लगाने के मेथड है, कंप्यूट करने के मेथड है। तो 92C इज द करेक्ट आंसर। 67 है आर्म्स लेंथ प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग रीसेल प्राइस मेथड, फेयर मार्केट वैल्यू मेथड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेथड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेथड। जो मेथड्स मैंने अभी बोले, अनकंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, इसमें से एक नाम ढूंढना पड़ेगा हमें और वो सही हो जाएगा। और वो पहला ही दे रखा है रीसेल प्राइस मेथड। जो रीसेल प्राइस मेथड होता है वो ALP निकालने का मेथड होता है, बाकी कोई ALP निकालने का मेथड नहीं है। इनकम टैक्स में डिफरेंट प्रोविजंस में तो ये यूज में आते हैं, लेकिन ALP निकालने का मेथड नहीं है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट APA शॉर्ट में कहा जाता है, शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। जो आपके लिए अगर एसएससी एंटर करता है APA के अंदर, मतलब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कौन सा मेथड लगाया जाएगा और कौन सी किस तरीके से ALP निकाली जाएगी, वो एग्रीमेंट 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। हालांकि रोल बैक ऑप्शन भी होता है, जो पहला साल 5वें का होता है उससे पहले के साल भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसके बारे में नहीं पूछा गया है। इसमें सिंपली पूछा गया है एग्रीमेंट के हिसाब से मैक्सिमम कितने ईयर का पॉसिबल होता है, तो वो 5 साल तक का हो सकता है, 5 से ज्यादा का पॉसिबल नहीं होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। एज पर सेक्शन 92B, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय एन एंटिटी टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू। इनकम टैक्स एक्ट में तो बस यही काम चल रहा है, आप टैक्स बचाने के तरीके ढूंढते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और 94B भी उसमें से एक प्रयास है। इंटरेस्ट इनकम को आप दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करके, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर करके अपनी इनकम को रिड्यूस करा सकते थे। तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो एक लिमिट से ज्यादा का पे नहीं किया जाएगा। तो जो आपकी अर्निंग होती है बिफोर, इसको कहा जाता है EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अरे लिखा तो है यहां पे, ये 30% 30% से
30% तक का इंटरेस्ट तो माइनस होगा, उससे ज्यादा का माइनस नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। शायद यूट्यूब पे मेरी वेबसाइट अपलोड है, जरूर कर लेना, अच्छे तरीके से देख लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। और अपलोड नहीं है अगर तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा 92B पे बेस जो मेरी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको यूट्यूब पे मैं अपलोड करूं। इफ एनी पर्सन फेल्स to keep and maintain any such information and document as required by 92D in respect of an international transaction or specified domestic transaction, the assessee officer or commissioner appeals may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to 2% of the value of transaction। मतलब बी सही आंसर है। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर 92D में लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपको 8 साल तक मेंटेन करने पड़ेंगे, और अगर आप उनको मेंटेन नहीं करते हो तो पेनल्टी का अमाउंट दे रखा है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो बी इज द राइट आंसर। Uncontrolled transaction means a transaction between whether resident or non-resident, between associated नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज हुआ फिर तो वो कंट्रोल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें वो ये कहना चाह रही हैं बिटवीन अदर देन एसोसिएटेड। हम देखते हैं कि हमें सही आंसर मिलेगा। एंटरप्राइजेज अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेटली ए आना चाहिए। एसोसिएटेड तो गलत हो जाएगा। अगर दोनों एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड हैं फिर तो आप कंट्रोल कर लोगे। एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए, आर्म्स लेंथ पे होने चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके बीच के ट्रांजैक्शंस को बोला जाएगा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस। इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम सॉरी। Information and documents required to maintain under section 92D shall be kept and maintained for a period of from the end of the relevant previous year assessment year। अभी मैंने बताया 8 साल, 8 साल तक रखना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सही आंसर है वो ए इज द राइट ऑप्शन। हर बच्चे को पता होगा, जब भी मैं पढ़ाता हूं कहता हूं कि ये एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस रहते हैं। 73 assessment under section 143(1) can be made within a period of 143(1) होता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न का। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न पेपर में बहुत आता है। 143(1), 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस, 143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटनी असेसमेंट का ऑर्डर, 144 जजमेंट असेसमेंट। तो 143(1) जिसको कुछ लोग समरी असेसमेंट भी कहते हैं, वैसे अच्छा नाम है प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न, जिसमें कुछ मिस्टेक्स के लिए रेक्टिफाई किया जाता है। इसमें लास्ट क्लास में पढ़ाया था अर्थमेटिकल मिस्टेक भी वन ऑफ देम होती है। तो जो इंटीमेशन भेजा जाएगा, जिस ईयर में आईटीआर फाइल की गई थी उसके एंड से 1 साल के अंदर इंटीमेशन भेजना जरूरी होता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच आईटीआर वाज फाइल्ड। तो वो कह रहे हैं असेसमेंट कैन बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ, और तीनों 4 साल दे रखे हैं, और नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर हो गया नन ऑफ द एबव। जो इंटीमेशन 143(1) का भेज सकते हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच आईटीआर वाज फाइल्ड, यहां पे वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए सही आंसर हो गया डी, नन ऑफ द एबव। Which of the following mistake is not rectifiable under section 154? 154 में केवल वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई होंगी जो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स हैं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, क्लरिकल मिस्टेक्स, डबल टैक्सेशन रिलीफ, नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। द मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड से अपरेंट है वो मिस्टेक सही होगी। तो उसमें अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, तो नन ऑफ द अबव हो गया। इन मिस्टेक्स को सही नहीं किया जाएगा। क्लरिकल मिस्टेक तो आपकी वहीं ठीक हो जाएगी, प्रोसेसिंग के अंदर ही ठीक कर दी जाएगी। लेवी ऑफ लेट फाइलिंग फीस अंडर सेक्शन 234E इज फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको आता होगा। टीडीएस और टीसीएस की जो होती है वो विद इन टाइम लिमिट अगर आप फाइल नहीं करते हो तो आपके लिए जो पेनल्टी पे करनी पड़ती है 234E में करनी पड़ती है। आईटीआर को लेट फाइल करते हो जो पेनल्टी होती है वो 234F के अंदर होती है। लेकिन टीडीएस टीसीएस के को अगर आप लेट फाइल करते हो तो पेनल्टी इंपोज की जाएगी अंडर सेक्शन 234E। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को आता होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इनकम ऑफ डिसेबल्ड फिजिकली माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद पेरेंट्स टोटल इनकम। गलत है। माइनर चाइल्ड की इनकम को पेरेंट्स की इनकम में क्लब करते हैं जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होती है, लेकिन अगर बच्चा हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड है तो क्लब नहीं की जाती है। टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द माइनर चाइल्ड, ये सही आंसर है। अगर आप एग्जेम्प्टेड मान के चल रहे हैं तो गलत है। टैक्सेबल तो होगी,
माइनर की इनकम भी टैक्सेबल होती है। सवाल ये उठता है उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी या उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब की जाएगी। तो दो केस में क्लब नहीं होती है। बच्चे ने मैनुअल स्किल से, टैलेंट से अगर इनकम को अर्न किया हुआ है तो क्लब नहीं होती है, और अगर बच्चा डिसेबल्ड होता है 80U की जो डिसेबिलिटीज हैं तो क्लब नहीं की जाती है। तो क्योंकि क्लब नहीं होगी तो उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द माइनर चाइल्ड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD इज एप्लीकेबल एट द ऑप्शन ऑफ असेसी इफ टर्नओवर इज 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है जिसके चांसेस कहीं भी आप पढ़े हो, टीचर ने आपसे कहा होगा बेटा ये तो पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, अगर टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है तभी एलिजिबल बिजनेस के रेस्पेक्ट में आप 44AD जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है उसमें एंटर कर सकते हो। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 क्लॉज C शैल बी लेविड एट द रेट ऑफ, इस सेक्शन को एक दूसरे सेक्शन ने रिप्लेस कर दिया है और उसका नाम है 270A। अब ये सेक्शन नहीं है, एक तरीके से कंसीलमेंट ऑफ इनकम कहते थे। उसके रेस्पेक्ट में पेनल्टी कुछ साल पहले एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया और इसको कहा गया अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आपने इनकम को कम रिपोर्ट किया, पहले कंसीलमेंट ऑफ इनकम कहते थे, अब ये वर्ड यूज नहीं कर रही है, अंडर रिपोर्टिंग। और अंडर रिपोर्टिंग अगर मिस रिपोर्टिंग की वजह से थी, अंडर रिपोर्टिंग 2 वजह से हो सकती है। एक तो इनकम आपने कम बताई, चलो गलती हो जाती है इंसान से, उसकी इंटेंशन सही थी। एक मिस रिपोर्टिंग आपने करी, आपने इंफॉर्मेशन गलत दी, उसकी वजह से इनकम की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। तो 271C जो था उसमें मिनिमम पेनल्टी होती थी 100 और मैक्सिमम 300, तो उस समय C सही आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि अब ये सेक्शन चेंज हो चुका है तो अंडर रिपोर्टिंग पे अब जो आपकी पेनल्टी होती है वो 50% ऑफ टैक्स ऑट टू बी इवेडेड होती है, और मिस रिपोर्टिंग के केस में होती है 200। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, पहले मिनिमम 100 थी और मैक्सिमम 300 थी, 100 to 300। अब आप 50 to 200 मत लिख देना तो गलत हो जाएगा। पहले 50 भी लग सकती थी, सॉरी 100 भी, 150 भी, 200 भी पॉसिबल थी, रेंज दे रखी थी 100 सबसे कम लगाएंगे और मैक्सिमम 300 लग सकती है। अब मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग है तो 50% ही लगेगी, और अंडर रिपोर्टिंग बिकॉज ऑफ मिस रिपोर्टिंग है तो 200 ही लगेगी। तो अब अगर ये क्वेश्चन डिजाइन होगा तो लिखा होगा इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग 50%, इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिस रिपोर्टिंग तो 200। अब रेंज नहीं है, 50 भी अलग है और 200 भी अलग है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया और सेक्शन आएगा 270A। 79 सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट रिसीव्ड बाय ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट एन इनकम, पार्ट ऑफ इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम और नॉन ऑफ टैक्सेबल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है और अगर ऐसे ट्रस्ट को मिल रही है जिसको सरकार ने एस्टेब्लिश किया है तो एग्जेम्प्ट होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ए, नॉट एन इनकम। एग्जेम्प्टेड मत कहना, जो इनकम की डेफिनेशन है 224 उसी में लिख दिया गया कि इसको इनकम नहीं माना जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे नॉट एन इनकम, उसको इनकम माना ही नहीं जाएगा। अगर सब्सिडी ऐसे ट्रस्ट को मिल रही है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो हम उसको बोलेंगे नॉट एन इनकम। इसके बाद डी आखिरी क्वेश्चन, डबल टैक्सेशन रिलीफ इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ, पैन नहीं, टीआरसी यस, टैक्स पेयर्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। जिस कंट्री का रहने वाला टैक्स पेयर होता है उस कंट्री की गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लाके देना पड़ता है कि उस कंट्री के आप रेसिडेंट हो, और उस कंट्री से अगर हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है तो आपको रिलीफ दिया जाता है। तो डबल टैक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता है टैक्स पेयर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टीआरसी, उसके बेस पर दिया जाएगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इन 20 में से ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस आ सकते, ईमानदारी से जवाब देना। आपको इन ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे। अगर किसी को 15+ क्वेश्चंस आते थे तो वो सेफ साइड में चल रहा है, एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। और अगर 15 से कम किसी को आते थे तो उसको अभी और मेहनत की रिक्वायरमेंट है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, सारी वीडियोस मेरी देखते हो या जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं उनको देखते हो, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद के 81 से लेके 100 वो आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इसमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपके लिए डाउट है तो मेरी वेबसाइट www.directexlectures.com, वहां पे अगर आप जाते हो, मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां होगा सेंड द क्वेरी, या वहां पे एक व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, एक सेंड द क्वेरी का भी है। आप सेंड द क्वेरी में जाके अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लोगों को लग रहा है कोरोना खत्म हो गया है, नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। केसेस हैं, कम हैं लेकिन हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में तो एक वेव चल रही है, 5000 से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। हैंड्स को सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और अगर बाहर बहुत मजबूरी में जा रहे हो तो आपको मास्क लगा के रखना है। आपका स्वस्थ रहना, आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, पेपर आने वाले हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।